नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जीत मास्टर स्टडी पर। हम भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित बेसिक कंसेप्ट्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसके तहत हमने पहले ही 2 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। आज उसी के अंतर्गत ITC-Z क्या होता है उसका अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है ये और भारतीय मानसून के संदर्भ में सबसे ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। कौन सा ITC-Z। ITC-Z होता क्या है? तो ये होता है आपका क्या, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कौन होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मतलब अंतः उष्णकटिबंधीय। कौन सा होता है? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण जोन। कौन सा जोन होता है? अभिसरण क्षेत्र होता है या जोन होता है। ठीक है ना। कौन सा? ITC-Z। तो ITC-Z का अध्ययन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संपूर्ण जो ग्लोब है, संपूर्ण जो पृथ्वी है, उस पर 7 वायुदाब के क्षेत्र हैं या 7 वायुदाब कटिबंध हैं। ठीक है ना। तो कैसे है ये आपका हमने बताया कि ये आपका क्या है, ग्लोब है। ठीक है ना। ये आपका क्या है, ग्लोब है। तो इस ग्लोब पर ये जो पहले वाला जो भाग मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, ये वाला जो भाग है, ठीक है ना। कौन से वाला भाग? ये वाला जो भाग है ये एक आपका वायुदाब कटिबंध है। ठीक है। इसी प्रकार से एक जो आपका वायुदाब कटिबंध है ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे कुल मिलाकर संपूर्ण जो पृथ्वी है, इस संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण ग्लोब पर कितने वायुदाब के कटिबंध हैं? 7 वायुदाब के कटिबंध हैं, जिनमें से 3 जो है ना वो ITC-Z के संदर्भ में आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। तो जो पहले वाला जो भाग है ये है आपके कितने डिग्री से? 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य। कौन सा है? 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य। और दूसरा वाला जो है वो है आपका 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। ठीक है ना। और यहाँ भी आ जाएगा आपका कौन सा? 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य का भाग। ठीक है। तो 3 वायुदाब कटिबंध जो है ना वो किसके संदर्भ में महत्वपूर्ण है? वो ITC-Z के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो जो पहला जो वायुदाब का कटिबंध है इसको बोलते हैं क्या? भूमध्य रेखीय। कौन सा है ये? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, लो प्रेशर जोन है। ठीक है ना। लो प्रेशर क्या है? जोन है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का केंद्र है। और ये जो 2 हैं ये हैं आपके क्या? उपोष्ण कटिबंधीय। कौन सा है? उपोष्ण कटिबंधीय हाई प्रेशर के जोन हैं या उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के केंद्र हैं, ये दोनों के दोनों ही। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? दोनों ही गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य का जो भाग है ये है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का केंद्र है। ठीक है। अब ITC-Z क्या होता है? तो ITC जो Z है ये है आपका कौन सा वाला भाग? ये वाला जो भाग है ये आपका कौन सा है? ITC-Z है। ठीक है ना। कौन से वाला भाग है? ये वाला जो भाग है ये आपका कौन सा जोन है? ये आपका ITC-Z है। ठीक है ना। कौन सा है ये? ये ITC-Z है। ठीक है। कौन से वाले भाग में? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब वाला जो भाग है, मतलब दोनों ही गोलार्धों में 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य का जो भाग है यही आपका कौन सा है? ITC-Z है। ठीक है। तो ITC-Z के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों में या 0 से 5 डिग्री अक्षांशों वाला जो भाग है वही आपका कौन है? ITC-Z है। जहां पवनों का क्या होता है? अभिसरण होता है। तो यहाँ कौन सी पवनें चलती हैं? तो वो भी आप जरा ध्यान से देखिए कि 30 डिग्री से 35 डिग्री दोनों ही अक्षांशों वाला जो भाग है, मतलब ये संपूर्ण जो भाग है, कौन से वाला भाग है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो संपूर्ण भाग है। ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो संपूर्ण भाग है यहाँ पर चलती हैं आपकी कौन सी पवनें? व्यापारिक पवनें। कौन सी पवनें चलती हैं? व्यापारिक पवनें चलती हैं।
ठीक है ना। तो ITC-Z के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि ITC-Z जो है वो एक व्यापारिक पवनों का क्या है, अभिसरण क्षेत्र है, जिसका विस्तार दोनों ही गोलार्धों में 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। ये किस प्रकार का भाग है, ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का भाग है। मतलब किस प्रकार का निम्न वायुदाब का क्या है, भाग है। ठीक है, अब बात चल रही है कौन सी पवनों की, व्यापारिक पवनों की। कौन सी पवनों की, व्यापारिक। तो यहाँ चलती है, मतलब उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर, दोनों ही गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली जो स्थायी पवनें हैं वही कौन सी हैं, व्यापारिक पवनें हैं। कौन सी पवनें हैं, व्यापारिक पवनें हैं। अब ये व्यापारिक पवनें कैसे चलती हैं, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार से आएगी। ठीक है ना, बिल्कुल इस सीधे रेखा में आएगी, उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से चलेगी। और दक्षिणी गोलार्ध में भी बिल्कुल इस प्रकार से दक्षिण से क्या होगी, उत्तर की ओर आएगी। मतलब व्यापारिक जो पवन है वो दोनों ही गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर क्या होती है, चलती है। परंतु आपको पता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण से एक बल उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं कौन सा, कोरियोलिस बल। उस कोरियोलिस बल के कारण से जो पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बिल्कुल एक सीधी रेखा में क्षैतिज रूप में क्या हो रही थी, बह रही थी, वो बिल्कुल एक सीधी रेखा में न बहकर उसकी दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। उसकी दिशा जो है ना वो विक्षेपित हो जाती है। और यदि वो पवन कहाँ की है, उत्तरी गोलार्ध की है, तो वो अपनी दाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी फेरेल के नियम के अनुसार। और यदि दक्षिणी गोलार्ध की है तो अपनी बाईं ओर क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। तो ये जो व्यापारिक पवन है जो उत्तरी गोलार्ध की है, जो बिल्कुल ही उत्तर से दक्षिण की ओर इस भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चल रही है, ये इस प्रकार से न चलकर कोरियोलिस बल के कारण से कौन सी दिशा में विक्षेपित हो जाएगी, दाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी। तो इस पवन का जो दायां है वो आपका कौन सा हो गया, ये वाला भाग इसका क्या हो गया, दायां हो गया। तो ये जो पवन है ना वो इस प्रकार से चलना क्या कर देगी, शुरू कर देती है। ठीक है ना, किस प्रकार से, इस प्रकार से चलना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। ठीक है, ध्यान रख लोगे ना, इस प्रकार से चलना क्या कर देगी, ये शुरू कर देगी। मतलब जो पवन पहले उत्तरी गोलार्ध में बिल्कुल सीधी रेखा में उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही थी, वो कोरियोलिस बल के कारण से अब कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर बहना शुरू कर देती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है ना, कौन सी दिशा से, उत्तर पूर्व से कौन सी दिशा की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर बहना शुरू कर देती है। ठीक है ना, कौन सी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहना शुरू कर देती है। ठीक है, इसी प्रकार से कौन सी गोलार्ध की है, दक्षिणी गोलार्ध की। तो दक्षिणी गोलार्ध की जो पवन है वो फेरेल के नियम के अनुसार कौन सी दिशा की ओर विक्षेपित होती है, बाईं ओर। तो इस पवन का जो बायां है वो आपका कौन सा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ये पवन जो है ना वो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे, इस प्रकार से क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। मतलब दक्षिणी गोलार्ध की जो पवन है वो इस प्रकार से चलना शुरू कर देती है। क्या मतलब हुआ इसका, दक्षिणी गोलार्ध की पवन की दिशा जो है ना वो दक्षिण पूर्व से क्या हो जाती है, उत्तर पश्चिम की ओर हो जाती है। कहाँ से कहाँ तक हो गई है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो दक्षिणी गोलार्ध की जो पवन है, दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवन है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। किसके कारण से, कोरियोलिस बल के कारण से। किसके कारण से, कोरियोलिस बल के कारण से। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। अब ध्यान से देखना, उत्तरी गोलार्ध में भी व्यापारिक पवन चल रही है, दक्षिणी गोलार्ध में भी इस वाले भाग में क्या चल रही है, व्यापारिक पवन चल रही है। अब दोनों जो व्यापारिक पवन है ना उनकी दिशा देखिए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। मतलब ये चलती कहाँ से हैं, कहाँ से चल रही हैं, ये पूर्वी वाले भाग से ही होकर चल रही है। यहाँ भी पूर्वी वाले भाग से होकर क्या होती हैं, चलती हैं। इसी वजह से व्यापारिक पवनों को क्या कहा जाता है, पूर्वा पवने या पूर्वी पवने भी इनको कहा जाता है। ठीक है, दोनों की दोनों जो पवनें हैं वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ठीक है ना, मतलब
उत्तरी गोलार्ध की उत्तरी पूर्वी पवन, दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी जो पवन है वो 0 से 5 डिग्री अक्षांशों वाला जो भाग है जहाँ क्या बनता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। और कौन सा बनता है, वो मध्य रेखीय की ओर चलती है। ठीक है, और यही भाग मैंने आपको पहले बता ही दिया कि ये आपका कौन सा वाला भाग है, ये जो ना आपका क्या है, ITCZ है। तो अब ITCZ की यहाँ परिभाषा जो है ना वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है कि ITCZ एक पवनों का क्या है, अभिसरण क्षेत्र है। कौन सी पवनों का अभिसरण क्षेत्र है, तो व्यापारिक पवनों का अभिसरण क्षेत्र है। कौन कौन सी व्यापारिक पवनों का, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन, उत्तरी गोलार्ध की उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन, दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का ये क्या है, अभिसरण क्षेत्र है। मतलब इस ITCZ वाले भाग की ओर उत्तरी गोलार्ध की उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन चलती है और दक्षिणी गोलार्ध की कौन सी, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन कहाँ चलती है, इस ITCZ की ओर चलती है। ठीक है, और यहाँ जैसे ही दोनों पवनें आते हैं उनका क्या हो जाता है, अभिसरण हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जो ITCZ है ये व्यापारिक पवनों का क्या है, एक अभिसरण क्षेत्र है। क्या है, व्यापारिक पवनों का एक अभिसरण क्षेत्र है जिसका विस्तार दोनों ही गोलार्धों में 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान रख लोगे किसकी बात है, ITCZ की। तो कितनी बातें ध्यान रखनी है, 2 बातें कि ITCZ एक व्यापारिक पवनों का क्या है, अभिसरण क्षेत्र है। कौन कौन सी का, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का अभिसरण क्षेत्र है जिसका विस्तार 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। और साथ ही में ये एक कौन सा क्षेत्र है, निम्न वायुदाब का क्या है, क्षेत्र है। तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्यों है, क्योंकि ये भूमध्य रेखीय भाग है और यहाँ पर जो आने वाली पवनें हैं उत्तरी पूर्वी और कौन सी, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन, उनका क्या हो जाता है, अभिसरण हो जाता है। इस वजह से इस क्षेत्र में क्या बनता है, निम्न वायुदाब बनता है। तो 3 बातें अभी आपको किसके बारे में ध्यान रखनी है, ITCZ के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है ना, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, तो फास्ट इसलिए बोल रहा हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को जो है ना एक बार फिर से क्या करना, देखने का प्रयास करना, 100% आपको क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है ना। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है ITCZ के बारे में कि ITCZ है ना वो कहाँ है, 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। परंतु ITCZ की ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति किसकी अवस्थिति पर, सूर्य की अवस्थिति पर क्या करती है, निर्भर करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसकी अवस्थिति पर, सूर्य की अवस्थिति पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है ना। अब सूर्य की अवस्थिति पर कैसे निर्भर करती है, तो इसको भी समझ लीजिए कि जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरायण का मतलब हो गया जैसे ही सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आता है, ये जो ITCZ है इसका विस्थापन उत्तर की ओर हो जाता है। लगभग 10 से 15 डिग्री उत्तर की ओर इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। मतलब ये ITCZ 0 से 5 डिग्री अक्षांशों को छोड़कर ये 10 से 15 डिग्री, मतलब 15 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों की ओर क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। किसकी स्थिति के साथ, सूर्य की स्थिति के साथ ही। ठीक है ना। तो क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाता है या सूर्य जैसे ही उत्तरायण होता है के साथ ही ITCZ का विस्थापन हो जाएगा उत्तर की ओर, या ITCZ उत्तर की ओर खिसक जाएगा। और जैसे ही सूर्य क्या होगा, दक्षिणायन होगा, ITCZ जो है ना वो क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर खिसक जाएगा। ठीक है ना। तो किसकी अवस्थिति पर निर्भर कर रहा है, सूर्य की अवस्थिति पर निर्भर कर रहा है। ठीक, ये ITCZ की परिभाषा हो गई कि ITCZ क्या होता है, कहाँ इसका विस्तार है ना, किस प्रकार से ये सारा सिस्टम उत्पन्न होता है। अब हम बात करेंगे कि ये ITCZ भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है, या भारतीय मानसून की उत्पत्ति में ITCZ का योगदान किस प्रकार है। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए जरा, ये आपका भारत वाला भाग है। ठीक है ना, कौन सा वाला भाग है, ये आपका भारत मतलब एशिया वाला भाग हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से ये आपका कौन सा, एशिया वाला भाग हो जाएगा। ये छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक, ये यहाँ पर आपका कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका हो जाएगा। ठीक, इधर से आगे की ओर आओगे, ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक, ये आगे की ओर आओगे तो ये जो है ये आपका यहाँ कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार का एक डायग्राम आपके पास है। अब ITCZ यहाँ इस मानचित्र में है कहाँ, तो वो देखिए जरा। ITCZ जो ना अभी कहाँ है, यहाँ है। ठीक है ना, ये आपका कौन सा क्षेत्र है, ये आपका ITCZ का क्षेत्र है।
ठीक है ना। कौन सा वाला भाग है? ये ITC-Z वाला भाग है, मतलब 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों वाला जो भाग है। तो यहीं पर आपका क्या है, ये ITC-Z है। तो मैं इसको एक दूसरे डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जो है ना, ये आपका क्या है, ITC-Z है। ये इस प्रकार से, ये आपका क्या है, ITC-Z है। सुन लिया? कौन है ये? ये आपका ITC-Z है। क्या है? ITC-Z है। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये जो ITC-Z है, ये इसकी नॉर्मल अवस्थिति होती है, ये इसकी वास्तविक स्थिति होती है कि इसका विस्तार आपको कहाँ मिलेगा? 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य। परंतु इसकी जो स्थिति है वो सूर्य की अवस्थिति पर क्या करती है? निर्भर करती है। ठीक है। और जैसे ही सूर्य उत्तरायण होगा, ये उत्तर की ओर खिसक जाएगा, और जैसे ही सूर्य दक्षिणायन होगा, ये दक्षिण की ओर खिसक जाएगा। ठीक। दूसरी वास्तविक स्थिति देखिए, ये जो 0 डिग्री से उत्तर वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ना, जैसे मैं दर्शा रहा हूँ, ये वाला जो भाग है, यहाँ चलती हैं आपकी कौन सी पवनें? यहाँ चलती हैं आपकी उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। कौन सी पवनें चल रही हैं? उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन जो ना वो यहाँ चलती हैं। किधर से किधर चलती हैं? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। यहाँ कौन सी पवन चलती है? उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन। ये जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ चलती हैं कौन सी? मतलब दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ चलती हैं कौन सी? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन। कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। यहाँ क्या चलती है? आपकी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन चलती है। ये वास्तविक स्थिति होती है। यहाँ उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन, यहाँ कौन सी? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन। ठीक है ना। ये स्थिति कब बदलती है? जब सूर्य क्या हो जाता है? उत्तरायण होता है या दक्षिणायन होता है। तो जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है ना, जैसे ही सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आता है, मतलब भारत में ये यहाँ से जो कर्क रेखा गुजरता है, भारत के मध्य से होकर कौन गुजरता है? ये जो कर्क रेखा गुजरता है, इस कर्क रेखा के ऊपर जैसे ही सूर्य क्या होता है? लंबवत होता है, के साथ ही ये ITC-Z जो है, ये क्या हो जाता है? उत्तर की ओर विस्थापित हो जाता है। तो कैसे होता है? सूर्य की उत्तरायण स्थिति जैसे ही होती है, तो ITC जो Z है ना, उसका विस्तार इस प्रकार से हो जाता है। उसका विस्तार क्या हो जाता है? इस प्रकार से उसका क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। ठीक है ना। तो ये वाला जो भाग है, ये आपका क्या हो गया अभी? ये आपका ITC-Z हो गया। ठीक है ना। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब सूर्य की स्थिति क्या हुई? उत्तरायण हुई। तो उत्तरायण होने के साथ ही ITC-Z का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में भारत के लगभग मध्य वाले भाग में हो गया है। ठीक है ना। तो भारत में इसका विस्तार कहाँ हुआ? तो भारत में इसका विस्तार हो गया 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। इसके मध्य हो गया 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, या इसका विस्तार हो गया गंगा के मैदान तक। क्या हो गया? इस उत्तरी पूर्वी इस ITC-Z का क्या हो गया? विस्तार हो गया। ठीक है। साथ ही में ITC-Z जो है ना, वो एक निम्न वायुदाब का केंद्र है। ठीक है ना। निम्न वायुदाब का क्या है? केंद्र है। और यहाँ जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें चल रही थी, वो भी यहाँ से क्या हो गई? विस्थापित हो गई। ये निम्न वायुदाब का केंद्र है, और साथ ही में यहाँ से उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें भी क्या हो गई? विस्थापित हो गई। अब आए हम आए किधर? दक्षिण गोलार्ध में। तो दक्षिण गोलार्ध में यहाँ दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें चल रही हैं, और इस उत्तरी भाग की तुलना में यहाँ क्या बना हुआ है? उच्च वायुदाब। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, कौन सा? ये वाला जो हिस्सा है, ये हाई प्रेशर का क्या है? हिस्सा है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है? आपके लो प्रेशर का क्या है? हिस्सा है। ठीक। लो प्रेशर का हिस्सा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से यहाँ चलने वाली जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, उनका यहाँ से क्या हो गया? विस्थापन हो गया। इस वजह से ये क्या बन गया? लो प्रेशर का क्षेत्र बन गया। और ये क्या है? हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर वाला जो भाग है ना, यहाँ पर चल रही होती हैं आपकी कौन सी? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें। इस प्रकार से कौन सी पवनें चल रही होती हैं? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें इस प्रकार से चल रही होती हैं। मतलब कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर? दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है। अब ये जो दक्षिण गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं, ये निम्न वायुदाब वाले भाग की ओर चलना शुरू करेंगी। मतलब दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें इस ITC-Z के भाग की ओर चलना क्या करती हैं? शुरू करती हैं। और जैसे ही ये इस निम्न वायुदाब वाले भाग की ओर ITC-Z वाले भाग की ओर चलती हैं, तो इनको किसको पार करना पड़ेगा भी? इनको पार करना पड़ेगा किसको? इस भूमध्य रेखा को पार करना पड़ेगा। और आपको पता है
कि भूमध्य रेखा को पार करने के साथ ही गोलार्ध चेंज हो जाता है और उत्तरी गोलार्ध की जो पवन है वो कोरियोलिस बल के कारण से अपनी दिशा की कौन सी ओर, दाईं ओर विक्षेपित होती है और दक्षिणी गोलार्ध की बाईं ओर क्या होती है, विक्षेपित होती है। तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध की पवन है ये जैसे ही इस भूमध्य रेखा को पार करेगी इसकी दिशा अपनी प्रवाहित दिशा की क्या हो जाएगी, दाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी। मतलब जो पवन पहले कहाँ से, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चल रही थी, कहाँ से कहाँ, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चल रही थी, वो अब कैसे चलना प्रारंभ कर देती है, कैसे चलना प्रारंभ कर देती है, ध्यान से देख लीजिए, कैसे चलना प्रारंभ कर देती है, दक्षिण पश्चिम से कौन सी दिशा की ओर, उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर चलना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है। ठीक है ना। तो ये किसके कारण से इसकी दिशा विक्षेपित हुई, ये कौन से बल के कारण से, कौन से के कारण से, कोरियोलिस बल के कारण से। ठीक है। और वास्तव में यही आपका कौन सा मानसून होता है, यही आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है। ठीक है। क्या समझ में आया आपको, ये समझ में आया कि ITC-Z जो होता है इसी के कारण से कौन से मानसून की उत्पत्ति होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है, या ITC-Z के कारण से ही भारत में कौन सी मानसूनी पवनें प्रवेश करती हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें प्रवेश करती हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है। दूसरा, अब जैसे ही सूर्य क्या होगा, दक्षिणायन होगा, मतलब उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही शीतकाल आएगा, है ना, उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही क्या आएगा, शीतकाल आएगा, तो इस ITC-Z का विस्थापन जो है ना वो कहाँ होगा, दक्षिणी गोलार्ध में। मतलब अभी ये यहाँ था, है ना, अब इसका विस्तार जो है ना वो क्या हो गया, इस दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार से किसका विस्तार हो जाएगा, ITC-Z का क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। ठीक है। और स्थितियां जो है ना वो बिल्कुल क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। जहां पहले हाई प्रेशर था वहां अब क्या बन जाएगा भाई, वहां अब आपका लो प्रेशर बन जाएगा। तो ये लो प्रेशर यहां बना और यहां जो लो प्रेशर था वहां क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। और जो पवन पहले उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से कहा उत्तर पूर्व की ओर चल रही थी, वो अब कैसे चलना शुरू करेगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। मतलब इन पवनों की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। और वो कहाँ से कहाँ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलना शुरू कर देती है। और यही वास्तव में आपका कौन सा मानसून होता है, उत्तरी पूर्वी मानसून होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि भारत में आने वाला जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है और जो उत्तरी पूर्वी मानसून है उसको भारत में लाने के लिए उसकी उत्पत्ति में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, इस ITC-Z का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है। तो एक बार आप इसको समराइज कर लीजिए कि ITC-Z वास्तव में होता क्या है। तो ITC-Z को मैं आपको बताता हूं कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, जो कि व्यापारिक पवनों का कौन सी का, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का क्या है, एक अभिसरण क्षेत्र है, जिसका विस्तार कहाँ पाया जाता है, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। ये किस प्रकार का क्षेत्र होता है, ये एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का क्या हो जाता है, अभिसरण हो जाता है। इस वजह से ये क्या है, निम्न वायुदाब का केंद्र है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, मानसून गर्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानसून गर्त भी इसको कहा जाता है, क्योंकि भारत में उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जो मानसून है वो इसी के कारण से क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है। इसी वजह से क्या कहा गया, इसको मानसून गर्त कहा गया। ITC-Z की जो अवस्थिति होती है या ITC-Z की जो स्थिति होती है वो सूर्य की अवस्थिति पर क्या करती है, निर्भर करती है। जैसे ही सूर्य उत्तरायण होगा ये उत्तर की ओर विस्थापित हो जाता है, उत्तर की ओर खिसक जाता है। और जैसे ही सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन होता है, के साथ ही ये क्या हो जाता है, दक्षिण की ओर विस्थापित या दक्षिण की ओर खिसक जाता है। ठीक है ना। और इसी के कारण से ITC-Z का ग्रीष्म काल में भारत में जो विस्तार होता है वो कहाँ तक हो जाता है, वो 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश या गंगा के मैदान तक हो जाता है। और इसी के कारण से भारत में कौन सा मानसून प्रवेश करता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है। और जैसे ही शीतकाल आता है भारत में कौन सा मानसून प्रभावी हो जाता है, इसके कारण से उत्तरी पूर्वी मानसून प्रभावी हो जाता है। ठीक है ना।
आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एवं लाइक कीजिए। अगर कोई समस्या है आपकी तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपका जो भी प्रश्न है उसको मेंशन कर दीजिए। यथासंभव आपको क्या कर दिया जाएगा, आंसर दे दिया जाएगा। धन्यवाद।